नमस्कार। आज पूरी दुनिया प्रभावित है पिछले कई महीने से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते। पूरी दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने की बात हो रही है। लेकिन इस युद्ध में कौन जीत रहा है, यूक्रेन की रशिया? इस बात को लेकर भी सवाल है। एक आम आदमी के लिए समझना बेहद मुश्किल है कि आखिर इस युद्ध से आगे होगा क्या। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जगमीत बाबा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हरदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम कई महीने से देख रहे हैं, खबरें दोनों तरफ की होती हैं। कई बार एक ये भी जानते हैं, ये भी सच है कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा आज रशिया के कब्जे में है। लेकिन खबरें इस तरह की भी हैं कि कुछ खास इलाकों से रशिया को पीछे भी हटना पड़ रहा है, या वो पीछे विड्रॉल कर रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से कहें। लेकिन आज जो स्टेटस है रशिया यूक्रेन युद्ध का, वो क्या है? किस तरफ बढ़ रहा है ये युद्ध? प्रदीप जी, ऐसा है कि जब लास्ट टाइम हम जुड़े थे इसी चैनल के ऊपर, उस टाइम मैंने एक बात कही थी कि ये जो लैंडस्केप है वो बहुत फास्टली चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली इवॉल्व कर रही है जी। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर चीजें दिन ब दिन बदल रही हैं। कभी ये आगे कभी वो आगे। जब शुरू हुआ था तो सभी लोग, सभी चैनलों के अंदर एक बहुत बड़ा हो हल्ला था कि 2 दिन में 3 दिन में रशिया क्रश कर देगा यूक्रेन को। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा ना तो हुआ है, ना होने के कोई आसार थे, ना ही ऐसा होगा। इट इज द 21st सेंचुरी वर्ल्ड। इसमें ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे। अभी रिसेंटली सेंट्रल एशिया में जब एक समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 21st सेंचुरी इज अ सेंचुरी नॉट मेंट फॉर द वॉर्स। लड़ाने का, मरने मारने का समय नहीं है। वी हैव सम अदर challenges before us, उनको एड्रेस करने का समय है। तो इन अ सेम मैनर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ने बहुत करवटें ली हैं पिछले 9 महीने में। अभी लगभग 9 महीने हो गए हैं। अभी जो अब आप रिसेंटली बात करें, पिछले 2-4 दिन में, 5-7 दिन में 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं, जिनके बारे में एक न्यूट्रल इंफॉर्मेशन सबके पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये वॉरफेयर सिर्फ आर्म्स एंड एमुनिशन का नहीं है, इंफॉर्मेशन का भी है। वेस्टर्न मीडिया अपने तरीके से लगा हुआ है कि अपनी एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में, और रशियन मीडिया का एक अपना तरीका है, और वो भी लगे हुए हैं फुल फ्लेज के वो भी अपनी ओर से पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में चल रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूक्रेन और रशिया का एक एग्रीमेंट है कि वो ब्लैक सी के अंदर जो यूक्रेन के जो फ्लीट्स हैं, जो फूड ग्रेन्स और कुछ पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर्स लेके जाते हैं, उनको उसने अलाउ कर रखा था। उनके लिए कोई इंटरप्शन नहीं थी रशिया की ओर से, ना ही कोई हिंड्रेंसेस थी। बट रिसेंटली क्या हुआ कि पुतिन ने एक उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया कि यूक्रेन ने रिसेंटली जो उसका ब्लैक सी में एक उसकी फ्लीट थी, उनकी फ्लैगशिप फ्लीट थी, जो उसको उस एरिया में जो भी फ्लीट थी उसको उन्होंने टारगेट किया है। तो उसके लिए उसने कहा कि मैं इसको अभी अलाउ नहीं करूंगा कि यहाँ से अपना एक्सपोर्ट कर सके। बट एनीवे 2 दिन के अंदर अंदर उसने क्या किया, उसने अपना वापस ले लिया, और वापस लेके उसने कहा कि क्योंकि अभी रिसेंटली जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उसने एक अनाउंस किया है, उसने अश्योर किया है कि वो ऐसा आगे से नहीं होने देंगे, इसलिए मैं अलाउ कर रहा हूँ कि ये जो उनका एक्सपोर्ट है वो चलता रहे। बट अब इसके पीछे जो रियलिटी है, इट इज समथिंग एल्स। द स्टोरी इज बिट फिशी। वो फिशी इसलिए है क्योंकि अभी जितने भी ये कुछ अमेरिकन, कल के एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल भी छपा है इसके बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि इसके पीछे इंडिया है। इंडिया के साथ कुछ और कंट्री हैं जिन्होंने डिप्लोमेटिकली पुतिन को समझाया है कि दुनिया के अंदर फूड ग्रेन्स की और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर बहुत सारी लोग फर्टिलाइजर जा रहे हैं, और उसको लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा अगर पुतिन ने अपना ऐसा ही स्टैंड बना के रखा, जिससे पुतिन की अपनी इमेज खराब होगी वर्ल्ड के अंदर।
और इसलिए पुतिन को इससे पीछे हटना चाहिए। और कुछ लोगों का ये मानना है, स्पेशली इन अमेरिका, इस वेस्टर्न ग्रुप ने, कि इंडियन डिप्लोमेटिक जो मेयर्स थे उनकी वजह से पुतिन ने इसको विड्रॉ किया। बट एनीवे, जैसे आपने कहा कि पता नहीं लग रहा कि कभी कौन आगे, रशिया आगे या यूक्रेन आगे। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट है, मैं तो पहले भी कहूंगा कि पिछला कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा है अपना रशिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आपने देखा होगा कि कीव के कब्जा करने की लड़ाई में अल्टीमेटली रशियन ट्रूप्स को पीछे हटना पड़ा। वो कीव के बाहर लगे रहे, बहुत देर तक लगे रहे, बट अनसक्सेसफुल होकर वो वापस आ गए। उसके बाद ये ब्लैक सी में इनका जो फ्लीट था उसका डूब जाना, उसका उसका बुरी तरह खत्म हो जाना। फिर क्रीमिया के अंदर जो इसने कब्जा कर रखा है, रशिया को क्रीमिया के साथ जोड़ने वाला जो कर्स ब्रिज है उसके ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ, रशिया ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रखी थी। जैसे मैंने जिक्र किया था कि नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स सब लगे हुए थे उसको बचाने के लिए। इवन ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन के कुछ स्पेशली सार्क उन्होंने ट्रेन कर रखे थे जो पानी में थे उस ब्रिज को बचाने के लिए, वो भी इसको नहीं बचा सके। तो वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था। अब जो खरसोन है, विच इज द ओनली रीजनल कैपिटल विद इन यूक्रेन विच हैज बीन कैप्चर्ड बाय दिस रशियन ट्रूप्स, उसको भी इनको कल रात खाली करना पड़ गया। अब परसों टीवी के ऊपर जो इनके आर्मी कमांडर हैं यूक्रेन खरसोन के अंदर, वो टीवी पे आए और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें अलाउ किया जाए कि हम यहाँ से विड्रॉ कर सकें। अभी उनको परमिशन मिली, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। बट ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है रशियन आर्मी के लिए, रशियन गवर्नमेंट के लिए, एंड स्पेशली फॉर द पुतिन। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये उनके लिए मॉरल विक्ट्री है और उनके लोगों ने इस विक्ट्री को बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया। खरसोन से लेके कीव तक इसको बड़े तरीके से आपने मीडिया में देखा होगा किस तरह से दुनिया, उनके लोग जो है, नागरिक हैं यूक्रेन के, सड़कों पे आए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। अभी रशियन मीडिया ने फेस सेविंग जो जितने भी उनके एफर्ट्स थे वो शुरू कर दिए हैं, वो लगे हुए हैं अपना फेस सेव करने में। बट इसमें कोई डिनाइल नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ बिग मॉरल विक्ट्री फॉर द यूक्रेनियन, और रशिया वालों के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। जी, जिस तरीके से वॉर की शुरुआत हुई थी और वॉर अब तक पहुंचा है, उसमें एक चीज समझ में आती है कि ये एक प्रेसिडेंट पुतिन की एक पर्सनल वॉर थी। तो अगर हार की तरफ आगे बढ़ता है रशिया, तो ये तो एक पर्सनल हार पुतिन की होगी और उसके भी कुछ खास नतीजे हो सकते हैं, कुछ अलग नतीजे हो सकते हैं। उसको कैसे समझें? डेफिनेटली यूक्रेन वार जो है वो रशिया की नहीं, पुतिन का ही एक ड्रीम है। रशिया, पुतिन, हम बात करते हैं कि पुतिन का ग्रेटर यूरेशियन एक उसका सपना है कि मैं ग्रेटर रशिया बनाने का एक उसका सपना है कि मैं उसको पुराना जो रशिया था उसको दोबारा से रिवाइव करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं अगर खरसोन की, तो खरसोन जो है वो अभी 6 हफ्ते पहले पुतिन ने अनाउंस किया था कि खरसोन इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया फॉरएवर। अभी जिसको उसने 6 हफ्ते पहले फॉरएवर रशियन टेरिटरी का पार्ट अनाउंस किया था, ये तो उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और पुतिन लोग तो टारगेट करना, वेस्टर्न मीडिया ने बिल्कुल इसके लिए पुतिन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पुतिन अभी आप देखेंगे कि वेस्टर्न मीडिया आर्मी को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा है, वो सारा जो उनके टारगेट के ऊपर है वो पुतिन है। अभी लास्ट नाइट मैंने देखा कि जो पुतिन की मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो टीवी के सामने आए और उन्होंने कहा कि Putin has nothing to do with this, entire decision of taking back the army from the Kherson। उनका कहना था कि ये तो आर्मी कमांडर्स का अपना डिसीजन है जो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली जो भी उनकी सिचुएशन थी उसको ध्यान में रखते हुए लिया है। इट हैज नथिंग टू डू विद पुतिन। बट ये कहने की बात है, आपको, मुझे और आम लोगों को सबको पता है
कि सुप्रीम कमांडर वहां का पुतिन है आर्मी का, और पुतिन की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर वहां पे कुछ अच्छा हो रहा है, जब उसका श्रेय पुतिन को मिल रहा है, तो अब अगर रशियन आर्मी इज ऑन द बैक फुट, तो उसकी जिम्मेवारी भी पुतिन को लेनी पड़ेगी, और वो उसके लिए जिम्मेवार है। मैंने अभी अभी मैंने देखा कि रशिया के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है, जो लोग हैं, वो भी दबी आवाज में बोल रहे हैं कि दिस वॉर इज नाउ अनवांटेड, इसकी जरूरत नहीं है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है, आप मुझसे कहेंगे कि आप इसका कोई सबूत दीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज ऑफ द रीजन के ये जो चाइना और रशिया जैसे कम्युनिस्ट कंट्री हैं, वहां पे हमारी तरह कोई भी टीवी पे बैठ के, या आप अपना किसी रिप्रेजेंटेटिव जर्नलिस्ट को भेज दीजिए, लोग सड़कों पे आके अपना वक्तव्य नहीं दे सकते। वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस तरह की आज़ादी नहीं है जिस तरह की हमारे यहाँ पे बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होती है। वहाँ लोग अपनी इच्छा ऐसे व्यक्त नहीं कर सकते। बट हाँ, जो सोर्सेज पता लग रहे हैं, जहाँ थोड़े बहुत जो इधर उधर से खबरें आ रही हैं, उससे पता लग रहा है कि रशिया के अंदर भी लोगों को अब ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अल्टीमेटली इस लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान तो रशियन लोगों को हो रहा है। वहाँ चीज़ों की महंगाई हो रही है, उनकी मूवमेंट के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनकी उनकी इकॉनमी पीछे जा रही है। और अभी अभी 2 साल हमने झेले हैं कोरोना के, कोविड-19 का टाइम था, जिसमें इकोनॉमीज को बहुत लॉस हुआ है। इट इज द राइट टाइम फॉर ऑल द इकोनॉमीज के वो इस कोविड-19 का जो बुरा प्रभाव था उससे बाहर निकल के आ पाते, और अभी अभी ये लड़ाई शुरू हो गई है। तो इट इज ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान सिर्फ यूक्रेन या बाकी इंडिया जैसे लोगों को, कंट्रीज को हो रहा है, रशिया को भी उसका बहुत नुकसान है। ऊपर से एक और चीज है कि अभी कल परसों इलेक्शंस थे वहां पे अमेरिका में, जो उनके मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं वहां की पार्लियामेंट के, उसमें लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप विल कम बैक, ट्रंप की पार्टी को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों से मिलने वाला है, ऐसा है वैसा है। बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हो नहीं सका, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री ट्रंप को नहीं मिली है। बिडेन के बराबर आके उसकी पार्टी खड़ी हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट दिक्कत यह है कि अभी भी जो उसे जितना चाहिए था मिनिमम, उतना मिल गया है बिडेन को, जिसका मतलब कुछ लोग ये भी ले रहे हैं कि बिडेन की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, उनको वहां की कंट्री के लोगों ने अप्रूव कर दिया है, उसको अप्रूवल मिल गया है। अब एक तरफ बिडेन को लोगों की सपोर्ट मिल गई है, और दूसरी तरफ रशिया में पुतिन को डर है कि लोग उसके खिलाफ ना खड़े हो जाएं, जहां थोड़ा बहुत उस तरह का लोगों के मन में है। तो पुतिन के लिए थोड़ा समय बुरा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुतिन के ऊपर जाने वाली है, इसमें कोई डाउट है नहीं। एक और जो बड़ा डर है कि 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हम देखा कि जर्मनी सोवियत यूनियन पे हमला करता है, और फिर वो स्टालिनग्राड में विंटर्स, एक बड़ा हथियारों से नहीं, वो वहां ठंड में मारा गया, और वही खतरा आज रशिया के सामने खड़ा है। आगे कैसे देखते हैं विंटर्स इज कमिंग जो एक फिनोमिना है? नहीं, दिस विंटर इज गोइंग टू बी अ वेरी very tough winter for the Russians. Let me ask it. Let me tell you frankly, अभी it is going to be very tough winters for Russians. अभी रशिया ये चाहता है कि ये जो वॉर है, ये इसका कोई ना कोई हल जो है वो विंटर से, जो अच्छे से विंटर आए उससे पहले पहले इसका हल हो जाए। देखिए, लड़ाई में एक चीज तो बहुत स्पष्ट है हरदीप जी, एक पार्टी वो है जो अपने बर्फबारी हो रही है, अपने घर में बैठी है, अपने बंकर्स में बैठी है, उसने अपने आप को, उसने कहीं आगे नहीं जाना, उसने अपने आप को डिफेंड करना है। दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी है जिसने अपने घर से निकल के आना है और दूसरे के घर में जाके ऑफेंसिव होकर उसको हराना है। उसको वहां की स्थिति का नहीं पता, वहां पे टेरेन के बारे में नहीं पता, जियोग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि जो बाहर से जाने वाला आदमी है उसके लिए दिक्कत होने वाली होगी, जो यहाँ पे रशिया है। और एक अभी जो हम खरसोन की बात कर रहे थे, खरसोन के अंदर ये अपना एक दरिया है जिसे निप्रो निप्रो दरिया बोलते हैं आपने में, बट ये जो स्काई कलर की लाइन है इसके नीचे आके जो ये है, ये दरिया है। जी अभी जी जी।
इस दरिया के एक तरफ है खरसोन को खाली कर देने के बाद इस दरिया के एक तरफ तो अब रशियन आर्मी है और दूसरी तरफ यूक्रेन की आर्मी है। अब रशियन आर्मी वो आर्मी है जो इस तरफ से भाग के दरिया की उस तरफ गई है, एंड फॉर देम ये जो दरिया है ये उनके लिए एक नेचुरल डिफेंस लाइन है, क्योंकि अब इस दरिया के ऊपर आने जाने के बहुत सारे सोर्सेज बचे नहीं है। जो जितने भी ब्रिजेस थे, कुछ को रशिया ने तोड़ दिया, कुछ को यूक्रेन ने तोड़ दिया। अब इन्होंने एक साई ऑफ रिलीफ लिया है रशियन आर्मी ने कि भाई ठीक है, हम सर्दी आ गई है, हम बच के इस तरफ आ गए, अब कम से कम इस सर्दियों में थोड़ा बचाव हो जाएगा, ये नदी उनको बचा लेगी, क्योंकि नदी को क्रॉस करना ना तो यूक्रेनियन की इंटेंशन है और ना ही उनके लिए उतना ये फेवरेबल होगा। तो ये सर्दी उनके लिए बहुत बड़ा इशू तो है ही, बट अभी ये जो मैंने अभी नदी की बात की, डिप्रो रिवर की, ये नदी भी उनके बचाव में आ गई है। और रशिया सचमुच ये चाहता है कि सर्दी आ जाने से पहले, अच्छे से सर्दी आए उससे पहले पहले किसी न किसी तरीके से बिना अपनी इमेज का नुकसान किए वो इस लड़ाई से बच सके, वो ऐसा कुछ हो जाए। एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचते हैं, मॉस्को पहुंचते हैं, और हमने ये भी देखा कि बहुत सारा डेवलपमेंट हाल फिलहाल के दिनों में हुआ है। क्या भारत अपने संबंधों का सहारा लेते हुए इस वॉर के बीच कुछ अपना कोई पार्ट प्ले करने जा रहा है, कर रहा है? कोई मध्यस्थता की बात है? रशिया कोई फेस सेविंग देकर पुतिन को थोड़ा सा फेस सेविंग मिल जाए और यूक्रेन भी युद्ध से झेलने से बच जाए, या फिर कोई एक सहारा, कोई रास्ता निकालने की कोशिश भारत के जरिए जारी है? क्या इसकी कोई संभावना है? देखिए, ऐसा है कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ही वॉज इन रशिया, और रशिया में जब वो अपना दौरा खत्म कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी लास्ट ब्रीफिंग दी वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही जो अपनी ब्रीफिंग दी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुनने वाली और बहुत इम्पोर्टेंट चीजें उसने वहाँ पे, उनका क्या कहना था कि इंडिया इज ऑलवेज देयर फॉर द डिप्लोमेटिक मेजर्स, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। उसने कहा कि भारत चाहता है कि अब जो कोविड इफेक्टेड इकोनॉमीज हैं, इनके ऊपर लड़ाई का कोई बोझ ना पड़े। उसने कहा कि भारत चाहता है कि दुनिया की हर लड़ाई का जो हल है वो शांतिपूर्वक और डिप्लोमेटिक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो हमेशा अवेलेबल है, अगर उसका भी रोल हो सकता है तो डेफिनेटली इंडिया विल प्ले इट्स रोल, कि जिससे वो लड़ाई को खत्म कर सके। तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं होता, बट इनडायरेक्टली जो सिम्टम्स हैं उसमें इंडिया ने कहा है, इंडिया सिम्टम्स ऐसे कुछ ऐसे उन्होंने इशारे कर दिए हैं कि इंडिया इज रेडी टू प्ले इट्स रोल। और एक थोड़ी सी चीज एक और है जो यहाँ पे नोट करने वाली है। अभी एस जयशंकर के रशिया जाने से पहले वो अमेरिका में होके आए, आप सबको पता है, उसका बहुत जिक्र हुआ उस विजिट का। उसमें उन्होंने बोल्डली बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं, बहुत कुछ कहा है उन्होंने। तो उस यात्रा के दौरान कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया को ब्रीफ किया गया, इंडिया को अमेरिका चाहता है कि इंडिया रोल प्ले करे इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री जो रशिया के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डाल सकता है। अब आप देखिए, इस बार इंडियन जो डेलीगेशन था जो अभी मॉस्को में गया हुआ था, वो काफी बड़ा डेलीगेशन था। इसका शायद हम डिटेल में जिक्र कहीं और किसी कार्यक्रम में करेंगे, उसके बारे में डिटेल में चर्चा हो सकती है। उसमें उन्होंने हर तरह के ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग भी गए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लोग भी गए, उसमें ये अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग, सब तरह के लोग इस डेलीगेशन में थे और अपने अपने तरीके से इंडिया के लिए जो करने वाली चीजें हैं वो कर रहे थे। मीटिंग्स हो रही थी, MOU साइन हो रहे थे, हर तरह की चीजें इस विजिट के दौरान हुई है। बट हाँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रही वहां पे वो वही रही, इंडिया ने, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अभी सेंट्रल एशिया के दौरान जो पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी वो टाइम आ गया है जब लड़ाई का समय नहीं है, अभी हमें चीजों को मिल बांट के बैठ के उनको एक शांतिपूर्वक तरीके से खत्म करने की जरूरत है। 21st सेंचुरी इज नॉट अ
इट इज नॉट अ एज जहाँ पे हम हर चीज बंदूक की नोक से कर सकेंगे, उसकी सहायता से कर सकेंगे। हमें वी हैव टू सिट डाउन ऑन अ टेबल एंड वी हैव टू रिजॉल्व द इश्यूज अमिकेबली। हमें उस जो इशारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया था उसी विचार को, उसी चीज को आगे लेके गए एस जयशंकर। उन्होंने बड़ी साफ गोई से ये बात कही कि हमें आपका ना हमारा किसी का भी कोई इंडिफरेंसेस है तो हमें उनको बैठ के सेटल करने हैं, और उसके लिए इंडिया इज ऑलवेज अवेलेबल। और जो बात आपने अभी कही इस सवाल में कि क्या इंडिया कुछ कर रहा है उस मामले में, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज। मुझे लग रहा है पर्सनली, आई थिंक, क्योंकि इस लड़ाई का जो भुगत भोगी है, जिसका नुकसान, जितनी लड़ाई ज्यादा लंबी जाएगी उतना ही इंडिया का नुकसान ज्यादा होता जाएगा। अभी हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड चर्चा हो रही है कि इंडिया में रशिया से बहुत सस्ता पेट्रोल ले रहा है। दुनिया के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रेट कुछ और है, इंडिया के लिए कुछ रेट और है। यस, इट इज ट्रू, बट जो दूसरा एस्पेक्ट है इस चीज का वो ये है कि इंडिया ने सर्टेनली, हमने कम प्राइस के ऊपर उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, बट जो लड़ाई शुरू होने से पहले जो एक्चुअल कॉस्ट थी, ये वाली कॉस्ट उससे काफी ज्यादा है। जब फरवरी में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे, उससे तो ये बहुत, जो कच्चे तेल की जो कीमत इंटरनेशनल मार्केट में थी उससे बहुत ज्यादा है अभी। हाँ, ये बात अलग है कि हमें अभी भी कुछ डिस्काउंट मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बट ये इंडिया को, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि पिछले 6 महीने 9 महीने में इंडिया ने अपना जो फॉरेन रिजर्व है उसका एक बड़ा पार्ट, एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ इंडियन फॉरेन रिजर्व वी हैव लॉस्ट। हमें उसकी पेमेंट जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा वो फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया है, एक बड़ा हिस्सा। तो इंडिया भी चाहता है ये लड़ाई खत्म हो जाए, रशिया भी चाहता है, और जब इंडिया और चाइना, रशिया दोनों ही चाहते हैं ये लड़ाई खत्म हो जाए, तो फिर अगर जैसे आपने कहा कि फेस सेविंग तरीके से इसको खत्म कर दिया जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन जो कंट्री प्ले कर सकता है वो इंडिया ही है। और मुझे लगता है कि इंडिया में डेफिनेटली इन द डेज टू कम वो कुछ अपना डिसाइसिव रोल प्ले करेगा इसमें। जी, इंडिया तो बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व है इस पूरे सिनेरियो में, लेकिन एक और साइलेंट ऑब्जर्वर है और बड़ा क्रूशियल प्लेयर है, वो है चाइना। भारत और रशिया के संबंध, रशिया और चाइना के संबंध, और फिर भारत और जो चीन के संबंध है वो बड़े खटास भरे हैं। तो इस ट्रायंगल में किस तरीके से देखते हैं चाइना का रोल, और भारत पे के रिश्तों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है दोनों देशों के रिश्तों के साथ? इस ट्रायंगल को आप किस तरीके से देखते हैं? सडनली इंडिया, हमारे तो प्राइम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत ही साफ गोई से एक बात कही है कि हमारी रशिया के साथ जो मित्रता है वो टाइम टेस्टेड है, नो डाउट अबाउट इट। हम रशिया के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर रहा है वो। और अभी यूक्रेन वॉर के बाद तो और भी चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि इंडिया के जो टाइज है रशिया के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि जो हमारी डिफेंस जो है वो हम बहुत बड़ी हद तक हम वी आर डिपेंडेंट ऑन रशिया। हमारा जितना भी आर्म्स एंड एमुनिशन है उसका एक बड़ा हिस्सा रशिया से आता है। बट इस चीज को अगर एक साइड में रख दें, अभी लड़ाई शुरू होने से पहले इन जनवरी जो हमारा रशियन से जो हमारा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स है वो हमारे टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स का ओनली 2% वास्ते है। बट अब आप देखेंगे कि अभी वो 23% को टच कर गया था लास्ट मंथ में, इट वाज अराउंड 23%। इस मंथ मैंने वो, अभी आई हैव नॉट चेक्ड इट आउट, बट मुझे लगता है कि वो इससे कम तो क्या होगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 23% पे जाना is really something considerable. It shows how much India is dependent on Russia for its petroleum needs. अब बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात ये है कि अब जब ये मुश्किल की घड़ी आई थी, जब जैसे अभी अभी मैंने जिक्र किया कि फॉरेन रिजर्व की इशू सामने आया, तो रशिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने स्पेशली एक वॉस्ट्रो अकाउंट के जरिए इंडिया के साथ रुपए में अपनी लेन देन शुरू किया, जो अपना ट्रेड है उसको रुपए में लेना शुरू किया, विच इज अ बिग रिलीफ फॉर इंडियन साइड। अब सब कुछ अच्छा है हमारा। अभी अभी रिसेंटली
जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है, पिछले एक हफ्ता पहले उन्होंने 2 बार, ट्वाइस इन अ सिंगल वीक, उसने इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन लोगों की खुल के तारीफ की है। और उनका ये कहना है कि आने वाले समय का जो कंट्री है वो इंडिया है। उसने कहा कि इंडिया में बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, जिसके दम के ऊपर यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, पोटेंशियल है, उनकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है, एंड दे डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू गुड फॉर द ह्यूमैनिटी एंड द मैनकाइंड इन द नेक्स्ट डेज, फ्यू डेज। तो अभी इस चक्कर में वो बहुत तारीफ कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू चाइना द थिंग्स आर बिट फिशी। उसमें कुछ गड़बड़ तो है। हमारे लिए, इंडिया के लिए, जो इंडिया का सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए है वो चाइना है, नो डाउट अबाउट इट। इसके बारे में किसी को भी ना तो गलतफहमी है ना होनी चाहिए। और अगर इंडिया सोचता होगा कि अगर मेरा कोई झगड़ा चाइना के साथ होता है, वहाँ उसी टाइम चाइना के खिलाफ रशिया आके मेरी हेल्प करेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आई एम सॉरी, ऐसे ख्यालों में इंडिया के लोगों को रहना, या इंडियन गवर्नमेंट अगर ऐसा सोचती है तो दैट इज नॉट राइट। कम से कम आने वाले कुछ समय में मुझे ऐसा पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है कि रशिया चाइना के खिलाफ इंडिया की कोई आके हेल्प करेगा। रशिया का इस टाइम हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक जो चैलेंज है वो चाइना है, और रशिया का इस टाइम सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो चाइना है। तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, हमारे लिए एडवर्स है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू कि इंडिया ने अपनी जो रशिया के, जो चाइना और रशिया के साथ, चाइना के साथ रिलेटेड इशू है, उसमें रशिया के ऊपर कितना डिपेंडेंट होना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। मुझे लगता है कि उसके लिए इंडिया को कोई और मैकेनिज्म ट्राई करना चाहिए, करना पड़ेगा भी। उसके लिए बहुत सारे पॉजिटिव हमारे पास ऐसे ऐसे जगह है जहां से हम हेल्प ले सकते हैं। मे बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थोड़ा बिट अभी वो आगे पीछे हो रहा है पिछले कुछ दिन से, वहाँ पाकिस्तान को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल रही है, उसके बारे में तो आपको पता ही है। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस अभी भी इंडिया के लिए पॉजिटिव है। इन सबको मिला के इंडिया वहां पे और इसको थोड़ा अपना वेट देना चाहिए इंडिया को। चाइना के खिलाफ रशिया हमारे साथ, हमारे लिए खुल के बहुत कुछ करने वाला, अभी कम से कम आने वाले कुछ दिनों में खुल के हमारे साथ आएगा, मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसा होगा। तो ये हमारी दोस्ती एक अलग जगह, इसीलिए रशिया ये चाहता है कि इंडिया और चाइना आपस में मिलके रहे, क्योंकि जब इंडिया और चाइना की प्रॉब्लम होगी तो वो जो ऑर्डील होगा, वो जो अग्नि परीक्षा होगी, वो रशिया की होगी, और रशिया अपने आप को उस अग्नि परीक्षा में नहीं डालना चाहता। तभी पिछले 3 महीने में 2-3 बार पुतिन ने खुल के कहा है कि इंडिया और चाइना को अपने इशू जो हैं वो बैठ के सॉल्व करने चाहिए, और उसमें रशिया जो भी रोल प्ले कर सकता है वो प्ले करने को रेडी है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हम रशिया के रिलायबल, हमारे लिए रिलायबल पार्टनर है, बट व्हेन इट कम्स टू चाइना तो मुझे लगता है रशिया के लिए प्रेफरेंस चाइना ही होगा। जी, निश्चित तौर पर। बहरहाल बड़े अच्छे तरीके से हमने समझा कि मामला फिलहाल बेहतर नहीं है रशिया के लिए, पुतिन के लिए, और भारत एक रोल प्ले कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो भारत की बढ़ती शक्ति इन्फ्लुएंस को यकीनन दर्शाता है, और अब तक एक तरीके से कामयाब ही दिखाई दे रहा है अपनी डिप्लोमेसी को लेकर इंडिया। अगर हम देखें तो आगे उसके नतीजे क्या होंगे वो हमें आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर चर्चा करेंगे इस खास विषय पर। आपका बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार।